हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। बच्चे इससे पहले एक और लेक्चर लिया था जिसमें न्यूमेरिकल्स कराए थे थोड़े से बेसिक लेवल के। अगर अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके लिंक पे क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले थ्योरीज मैंने पढ़ाई थी। बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, उसके कई सारे केसेस, उसके न्यूमेरिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप पे डेरिवेशंस कराई थी। फिलहाल वो अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो वो ज़रूर अटेंड करिए। वो करके आएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ 7 से 8 न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ में करना बहुत ज़रूरी होगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको दूंगा एक असाइनमेंट जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिमाग लगाने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करके अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर। न्यूमेरिकल से पहले आ जाता है फॉर्मूला यूज। आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। वो फॉर्मूला देख देख के आप आगे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे और फॉर्मूला तो याद होने जाना चाहिए अब तक वैसे भी। सबसे पहले बात आई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। 2 पाई आई अपॉन आर, आर अगर इसका रेडियस ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे ए लिखेंगे और इसके ऊपर एन टर्न्स हैं तो यहाँ पे एक एन लग जाना है। और ये पूरी सर्किल ना होके अगर ये एक आर्क की फॉर्म में हुई जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, कैरिंग करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए, जहां पे थीटा किस में होता है, रेडियन में। ठीक है, ऐसे ही मैंने डिग्री वाला भी बताया था वो पिछले लेक्चर में, यहां आप खुद याद करके लिखिए क्या होता है। ऐसे ही सर्किल है, सर्किल के सेंटर पे आपने निकाल लिया, अब सर्किल की एक्सिस पे निकालेंगे। यहां मेनली एक्सिस वाले बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। ये एक्सिस है, एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है, एरिया रेडियस ए है, करंट आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर एन टर्न्स हैं तो इसमें साथ में एन भी लग जाना है। इसके कुछ स्पेशल केसेस लगेंगे, वो जब न्यूमेरिकल आएंगे तो देख लेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूले ऑन टिप्स आपको रटे होना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपना पहला न्यूमेरिकल। ये नोट कर लीजिए, हर लेक्चर से पहले फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए, देख देख के करिए। देख देख के करने से बार बार एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो फॉर्मूले रट ही जाने हैं। लिख लिख के जल्दी जल्दी लिखिए फॉर्मूले, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको फॉर्मूले और दिमाग में स्ट्रांगली बैठ जाने हैं। फिलहाल पहला न्यूमेरिकल, हाँ जो मैंने फार्मूला यूज़ बताया, फार्मूले तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए बताए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में जब वैल्यू निकालनी आएगी तो आपको डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है आना। और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए कई रूल्स हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है सर्कुलर कॉइल या स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम एक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है। स्ट्रेट वायर की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। और सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके लिए भी राइट हैंड रूल है। कैसे, अभी फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन पढ़िए पूरा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं P एंड Q दो इस तरीके से सर्कुलर कॉइल्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनकी प्लेन्स, बट दे हैव कॉमन सेंटर। सेंटर कॉमन है, एक ऐसे रखी है वर्टिकल प्लेन में और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द कॉइल्स। अगर यहां इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर पहली वाली कॉइल में करंट है I1 मान ले कितना I, एंड सेकेंड वाली कॉइल में करंट है √3I, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर पे आपको फॉर्मूला मालूम है सर्कुलर कॉइल की वजह से क्या होता है,
लेकिन यहाँ पर दो कॉइल्स हैं, तो दो कॉइल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी सबसे पहले उनकी डायरेक्शन निकालेंगे, और डायरेक्शन सेम है प्लस कर देंगे, ऑपोजिट है माइनस कर देंगे, नहीं तो जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं B1, तो B1 के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए मतलब रेडियस। रेडियस क्या दे रखा है दोनों का दे रखा है रेडियस r, A1 का भी ईच रेडियस r और A2 भी रेडियस r। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह k ही लिख देते हैं, बाद में काट पीट कर देंगे जैसा भी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पाई i की जगह I1 की जगह यहाँ I1 A1 आएगा, I1 है I जबकि A1 है R। ठीक है, अभी कुछ वैल्यूज़ नहीं डाल सकते तो k की भी वैल्यू नहीं डालेंगे, 10 टू द पावर -7 इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही B2 देखिए, B2 का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 ओवर A2, क्योंकि सेकेंड कॉइल का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका भी फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन k 2 पाई I2 की जगह √3i अपॉन रेडियस तो r ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा उसके लिए डायरेक्शन निकालना पड़ेगा पहले दोनों का। डायरेक्शन कौन से रूल से निकालेंगे प्यारे, अगर सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, जो P वाली सर्कुलर कॉइल है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर होती है, या तो ऐसे या फिर नीचे। कैसे निकालेंगे उसके लिए ये वाला रूल मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को एनसर्किल करिएगा, तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ऐसे करने पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करने पर थंब ऊपर जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ऊपर, तो इसकी वजह से बना ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। और ये वाली जो कॉइल है ऐसे, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। आप इधर से देखिए, ये इधर से देख रहे हैं हम, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे फिर पीछे से ऊपर, आगे से ऐसे पीछे से ऊपर, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। तो फिंगर्स को ऐसे एनसर्किल करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो देखिए थंब इधर की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन सही से समझना ज़रूरी है। करंट ऐसे जा रहा था तो फिंगर्स भी ऐसे रखी तो थंब ऐसे आया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में आएगी। ये B2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बीच में आएगी जो हमने निकालना है, जिसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, B = B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको ये वेक्टर्स नहीं आता है, क्लास 11 में पढ़ाया गया है, अगर आपके वीक हैं वेक्टर्स में कंसेप्ट, तो उसका एक लेक्चर पूरा मैंने चैप्टर पे बनाया हुआ है क्लास 11 का, एक बार वो रिवाइज कर लीजिए। उसके लिंक्स हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे कई चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा। तो वेक्टर्स अगर वीक हैं तो वेक्टर्स का 11th का चैप्टर आपको फिर से रिवाइज करना होगा ही होगा। अच्छा, फिलहाल B1 और B2 की अगर मैं वैल्यू यहाँ डालूँ तो बहुत फैल जाएगा रायता। रायते को समेटने के लिए कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, कहेंगे सर यहाँ √3 नहीं आ रहा है, यहाँ √3 आ रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये पूरे की जगह, ये पूरी की जगह √3 तो वैसे ही लिख दें और इस पूरे की जगह हम B1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर B1 लिख दें तो हमें पता चल गया B2 जो है वो √3 टाइम्स B1 होगी, तो B1 की जगह तो B1 स्क्वायर, जबकि B2 की जगह √3 B1 स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर करके 3B1 स्क्वायर हो जाएगा, 3B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 4B1 स्क्वायर, और अंडर रूट करेंगे तो 2B1। देखो कितनी आसानी से आ गया। अब 2B1 आ गया, B1 की जगह अब B का फॉर्मूला डाल देंगे, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, 2 पाई I अपॉन R। यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 2 जा 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन R। देखिए सिंपल सा ये आ गया। ऐसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट कैसे करें। फिलहाल रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए हमेशा इससे इसका एंगल निकालना होगा आपका, या तो B1 से या फिर B2 से। चलो अगर आप B1 से निकालना चाहते हो तो ऊपर वाला एंगल लिख लेते हैं, ये B1 से एंगल कितना होगा, ये थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। tan थीटा अगर आप देखिए प्यारे इस तरीके से
ये यहाँ पे ऐसे आपने ट्राइंगल बनाया, टेन थीटा अगर आपने निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा और परपेंडिकुलर साइड B2 के बराबर होगी और बेस B1 के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे B2 अपॉन B1। अब B2 तो आपको दे रखा है √3 B1 है ना, और B1 दे रखा है B1 से B1 कट गया, ये आ गया √3। अच्छा कितने एंगल पे √3 होता है? 60 डिग्री पे, तो ये आपका थीटा आ गया 60 डिग्री। बोले अरे सर आंसर तो 30 डिग्री दे रखा है। बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्यों अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो आपने ये वाला थीटा एंगल निकाला है ये किससे निकाला है? B1 से निकाला है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन इज एट 60 डिग्री विद B1। आंसर उन्होंने दे रखा है B2 के साथ, तो ऑब्वियसली अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? ये तो 30 होगा ना, 60 और तो फिर ये 30 होगा। तो 30 भी सही है, 60 भी सही है, लेकिन 60 डिग्री आंसर होगा B1 के साथ, 30 डिग्री आंसर होगा B2 के साथ। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो मेंशन करना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाला है आपने वो किस वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ निकाला है। ठीक है, चलिए पॉज करिए, अपने आप करिए, नहीं समझ में आए तो देखिए और फिर उसके बाद ही आगे बढ़िए। साथ साथ में करना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बताता जा रहा हूं। फिलहाल अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या बोले हैं? लेट्स सी, क्वेश्चन में बोले हैं कि अ लेंथ ऑफ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे, ये दिमाग लगाने वाला। एक वायर है, उसमें करंट है, इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ 1 टन। एक आपके पास वायर था, उसने नहीं बताया कि कितना लंबा वायर था, लेट से L लेंथ का था। उसे पहले बेंट करके एक सर्कुलर कॉइल बनाई 1 टन की, फिर क्या किया? यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1 टन, ठीक है। फिर क्या किया? द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव डबल लूप। अगर इसी वायर से हम चाहते हैं सर्कुलर लूप बने 2 लूप्स का, 2 टर्न्स का, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर हम इसे छोटा कर दें तो हो सकता है ये 2 लूप का बन जाए, इसलिए वर्ड यूज करा है शार्पली, मतलब थोड़ा और बेंड करके उसे डबल लूप बना दिया। ऑफ स्मॉलर रेडियस व्हेन सेम करंट इज पास्ड, दोनों में सेम करंट अगर पास करें आई, तो कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एट द सेंटर विद इट्स फर्स्ट वैल्यू। सेकंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ सॉरी बेटा, सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ निकालना है। अब ये ध्यान रखना प्यारे कि यहाँ B1:B2 पूछा है या B2:B1 पूछा है, उसके लिए शब्दों पे गौर फरमाएं। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विद इट्स फर्स्ट वैल्यू। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो विद इट्स फर्स्ट वैल्यू, यानी पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, ये रेशियो हमने निकालना। चलिए कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले तो क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है प्यारे, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड का μ0/4π 2πi/a। ए इसका रेडियस है, यहाँ a1 लिखेंगे, जबकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? μ0/4π 2πa, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्न्स कर दिए तो यहाँ पे n की जगह आएगा आपका 2। यहाँ 1 टर्न था तो सिर्फ यही रहेगा। अब वहाँ पे करंट तो सेम दे रखा था तो करंट की जगह तो आई लिख दिया, लेकिन रेडियस तो सेम नहीं दे रखा है। रेडियस इसका क्या होगा? a1, इसका क्या होगा? a2। वो हमें निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू डालेंगे तब ही रेशियो निकलेगा। a1 a2 क्यों निकालना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई करिए। आप क्या करिए, क्योंकि रेशियो निकालना है तो अगर हम b2:b1 कर दें, b2:b1, तो b2 ऊपर लिख दें k × 2π×2/a2 अपॉन b1 हो गया 2πi/a2, तो 2πi कट गया, k से k कट गया, a2 ऊपर था a1 नीचे था, a1 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया 2a1 है ना, और a2 नीचे आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू डालेंगे तभी तो रेशियो निकले। अब a1 a2 कैसे निकालें? तो सोचिए वायर वही है, उसको पहले 1 टर्न बनाया, उसको 2 टर्न बनाए, तो आप यहाँ पे देखिए लेंथ तो दोनों, टोटल लेंथ तो दोनों केस की सेम ही होगी ना। जितनी लेंथ यहाँ है टोटल उतनी ही लेंथ यहाँ है। लेंथ का मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट की लेंथ इज इक्वल टू सेकेंड की लेंथ। पूरी लेंथ अगर यहाँ पे देखें तो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, जिसका फॉर्मूला 2πa1, 2πr होता है नहीं होता है, यहाँ रेडियस लगा दिया a1। आप चाहें तो r1 r2 लिख सकते हैं अगर a1 a2 में कन्फ्यूजन है तो। इसका सर्कमफ्रेंस हो गई 2πa1, जबकि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 2πa2
A2, लेकिन 2 टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ इंटू 2 हो जानी है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, 2 पाई से 2 पाई कट गया, A1 इज इक्वल टू 2A2 आ गया। ये आपको यहाँ डाल देना है, A1 की जगह डालेंगे 2A2, ऐसा करने पर A2 से A2 कैंसिल, 4/1 एंड आंसर इज 4:1। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे, दिमाग लगाइए तभी लगेगा जब आपके बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हैं। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, इसलिए डेरिवेशन कहाँ, क्यों, कैसे कर रहे हैं वो आना चाहिए, ना कि सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखिए। कई बच्चे समझते हैं कि भैया फॉर्मूला कर लो न्यूमेरिकल कर लेंगे, फार्मूले एक जगह लिख लो हम कोई भी न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। फार्मूला लिख के न्यूमेरिकल सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपके कंसेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हैं। फिजिक्स का रूल है कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे तब ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट्स क्लियर करते चलिए। फिजिक्स एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और सही से पढ़ेंगे समझेंगे तो फिजिक्स से प्यार होगा, और प्यार होगा तब ही मज़े आएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ओके प्यारे, आ रहा है एक नए कंसेप्ट के साथ अगला न्यूमेरिकल करने से पहले कंसेप्ट आपको समझा दूं, बहुत ध्यान दिमाग लगाने के साथ साथ इमेजिनेशन वाला भी है। बच्चे आपने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा, जिसकी डायरेक्शन आपने निकालना सीखा क्या होगी, इस वाले रूल से बाहर आएगी या अंदर जाएगी। ऐसे ही एक्सिस पे ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, वो भी एक कॉइल की। फिर अगर 2 कॉइल्स हो जाएं साथ साथ में तो उनकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान दीजिए ज़रा। जैसे मान लें प्यारे एक सर्कुलर कॉइल इस तरीके से है, ये इसकी एक्सिस है, अगर इसमें करंट इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रहा है कि ऐसे आ रहा है और पीछे इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ये आगे और ये पीछे ऐसे जा रहा है, तो इसके सेंटर पे पहले तो आप ये देखिए कि अगर मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है और ये इसकी एक्सिस बनाई है, तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस कॉइल को देख किधर की तरफ से रहे हैं, क्या इधर की तरफ से देख रहे हैं या इधर की तरफ से देख रहे हैं। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम में किस तरफ से देख रहे हैं डायरेक्शन भी हम उसी तरफ से देख के बताएंगे कि क्लॉक, एंटी क्लॉक, आउटवर्ड, लेफ्ट, राइट। अगर उल्टी तरफ से देख के बताएंगे तो डायरेक्शन भी उल्टा आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप देखिए किधर से देख रहे हैं। यहाँ पर एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, शायद अब आप समझ गए होंगे कि इसको किधर से देख रहे हैं, इसको किधर से देख रहे हैं। साफ साफ यहाँ पे लाइन ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, यानी इधर से देख रहे हैं। लाइन इधर से ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, तो देखने में ही पता चल रहा है कि हम इसे इधर से देख रहे हैं। फिलहाल अभी ऊपर वाला डायग्राम अगर हम ले लें कि हम इसको इधर से देख रहे हैं, तो अगर हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो कैसे बताएंगे। ये करंट ऐसे, ये बाहर की तरफ ऐसे करंट आ रहा है, पीछे से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने फिंगर्स घुमाई, थंब इधर की तरफ आ रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी। ऑब्वियसली इधर से ऐसे बाहर की तरफ निकलती होगी तो पी पे भी बाहर होगी, और अगर वो पॉइंट इधर है तो इधर से जब बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली इधर से अंदर एंटर कर रही होगी, तो इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड जाती हुई होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई एक कॉइल और आ जाए, ध्यान देना, एक कॉइल और आ जाए, इसको भी हम इधर से ही देख रहे हैं, अगर इसमें भी करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से भी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट होगी जैसे उसमें थी। तो अगर मैं R पॉइंट ले रहा हूँ, R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगी और P पॉइंट पे भी इधर होगी। जब इधर निकल रही है तो यहाँ से भी ऐसे आ रही होगी। तो P पॉइंट मान लें ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो ये मैं B1 बना लूँ, और सेकंड वाले की वजह से भी B इधर की तरफ है तो ये B2 बना लूँ। दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगी। ऐसे ही ध्यान, अब डायरेक्ट अभी तो समझा रहा हूँ लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट बताऊंगा, इसलिए समझिए क्या दोनों में करंट कॉइल डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन, तो बीच वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होने से ऐड अप होगी। लेकिन अगर मान लें कि इस वाली में तो एंटी क्लॉक होता और इस वाली में
इस तरीके से ऐसे ही बनाइए, इधर से देख रहे हैं। इस वाली में I1 करंट है एंटी क्लॉक, जबकि इस वाले में क्लॉक। तो क्या होता आप देखिए, इस वाले की वजह से जिसमें ऐसे ऐसे करंट है, ऐसे ऐसे करंट है, तो इसकी वजह से तो बीच वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती जैसे अभी ऊपर बताया B1। लेकिन सेकंड वाले की वजह से ऑब्वियसली इसमें करंट उल्टा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ना होके उधर होगी। आप डायरेक्ट लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो मैं बना के भी बता सकता हूँ। ऐसे ना होके मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे है तो फिंगर्स भी ऐसे करोगे, ऐसे करके ऐसे करोगे तो थंब देखो उधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई उधर की तरफ B2। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B1 प्लस B2 होगी, और यहाँ पे B1 माइनस B2 जो भी बड़ी है उसमें से छोटी को माइनस कर देंगे। बात समझ पा रहे हो? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप देखिए, इन दोनों को अगर मैं दोनों को लेफ्ट साइड इधर राइट साइड से खड़े होके अगर मैं देख रहा हूं तो दोनों में मुझे करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर ना खड़े होके बीच में खड़ा हूं, इसको आपको पॉज करके समझना होगा, जब मैं पूरा समझा दूंगा तो इमेजिन करना, अगर मैं बीच में खड़ा हूं और मैं इस कॉइल को देखूं, था दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट, लेकिन अगर मैं बीच में खड़ा होके इस वाली कॉइल को देखूं तो मुझे इस वाली कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इस वाली कॉइल को देखूं जिसमें उधर की तरफ से तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था, लेकिन इधर की तरफ से बेटा मैं देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसका बात समझो क्या है। जब मैं ऐसे था तो इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था, मेरे को ऐसे ऐसे इधर से अगर आप ऐसे ऐसे देखिए तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, साफ साफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं ऐसे ही घुमाते जाऊं, ऐसे ही घुमाते जाऊं, जो मुझे इधर से एंटी क्लॉक दिख रहा है, इसी को अगर मैं इधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, तो जरा देखना, अब मैं आपको अपनी तरफ से दिखा रहा हूं, अपनी तरफ से दिखा रहा हूं, जरा देखो अब ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है या क्लॉकवाइज दिख रहा है? साफ साफ क्लॉक के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हो गया, नहीं हो गया? तो वही करंट जो उधर से एंटी क्लॉक दिख रहा है, वही करंट इधर से क्लॉक दिख रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर मैं इस वाली कॉइल, दोनों कॉइल में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है और मैं बीच में खड़ा हूं, तो एक में अगर एंटी क्लॉक है तो दूसरे में क्लॉक होगा। तो आप ध्यान रखना, अगर एक में क्लॉक, एक में एंटी क्लॉक, एक में क्लॉक दिखाई दे रहा है, बीच में आप खड़े हुए हो, तो ये मत समझना दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। दोनों की वजह से एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, लेकिन साइड से देखें तो दोनों एंटी क्लॉक होंगे, जिसकी वजह से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एड अप होंगी, एड अप, एक में क्लॉक एक में एंटी क्लॉक, बीच में खड़े होने पर तो एड अप होंगी। और दोनों में अगर बीच में खड़े होने पे क्लॉक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगी। अगर आप बीच में खड़े हो, साइड में खड़े हो तो क्या होगा वो मैंने बता दिया, बीच में खड़े हो तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और नहीं तो रिवाइंड करके फिर से सुनो। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा क्लॉक एंटी क्लॉक बार बार बोलने में कन्फ्यूजन हो सकता है अगर ध्यान नहीं लगा रहे हो तो। क्वेश्चन, टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स, कोएक्सियल का मतलब ये है कि एक ही एक्सिस है दोनों की, ठीक है, जिसमें एक का रेडियस दे रखा है R1 दे रखा है आपको, R1 ले लेते हैं, रेडियस को A से डिनोट करते हैं, A1 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, A2 दे रखा है 4 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप 2? ये लूप 2, लूप 1 में तो करंट दे रखा है 1 एम्पियर, कह रहे हैं लूप 2 में करंट का डायरेक्शन और करंट कितना हो, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द पॉइंट O बीच में है, जो इधर से 4 सेंटीमीटर इधर से 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। तो आप देखिए, हम इन दोनों को बजाय बीच में खड़े होने के, दोनों को, क्योंकि इसमें लिखा तो है नहीं कि आप बीच में खड़े होकर देख रहे हो या कहाँ से देख रहे हो, तो कन्वीनियंट यही है कि दोनों को आप एक ही तरफ से देखो। दोनों को एक ही तरफ से अगर आप देखो तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड 0 तब ही हो सकती है जब एक में एंटी क्लॉक है तो दूसरे में क्लॉक हो। बिल्कुल उधर से आप खड़े हो जाएंगे, इधर की तरफ से मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन एक में एंटी क्लॉक है तो दूसरे में क्लॉक होगा, तभी बीच में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होके कैंसिल हो पाएगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि
करंट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फर्स्ट, लेकिन कितना हो वो पूछा है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी zero when magnetic field produced due to 1 is equal to magnetic field produced due to 2, दोनों की opposite equal and opposite हो। तो सिंपली B1 का फॉर्मूला डाल दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और वही यहाँ पे 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ फर्स्ट का रेडियस फर्स्ट का करंट, यहाँ सेकंड का रेडियस सेकंड का करंट, ठीक है। K2 पाई कट गए, I1 की जगह डाल दीजिए आप 1, A1 की जगह डाल दीजिए 3, सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में मत करना क्योंकि इधर भी है, यूनिट कट जानी है, तो 3 ही लिखा रहने दो, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 9 प्लस R का मतलब होता है डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस जो यहाँ पर कितना है 4 और उधर की तरफ कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर यहाँ पे चलिए मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हो गया आपका I2 तो हमने निकालना है, सेकंड का रेडियस है 4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रेडियस 4 का स्क्वायर, और डिस्टेंस अगर यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस सेकंड वाले से है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। और आसान हो गया, कैसे, ये पूरा नीचे का कट गया, तो ये लो, ये आपका हो गया 9, ये हो गया I2 = 16, I2 × 16, ये लीजिए I2 आपके पास आ गया 9/16, इसे डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर है वो आपका आ जाएगा I2 = 9/16 = 0.56 एम्पियर। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखने में इतना टिपिकल था, लेकिन देखो 3 से 4 स्टेप्स का इसका आंसर है। मैंने तो थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो चलिए पॉज करिए और अपने आप करिए, सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे इसी से रिलेटेड और थोड़ा दूसरे तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ज़रा। बोले हैं कि 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, फिर से वही हो गए, 2 सर्कुलर लूप बना दिए हैं, ठीक है। P and Q each of radius R carrying currents are capped in parallel planes having common axis, वही common axis है, parallel planes में रखे हैं, passing through O, direction of P is clockwise, P का दे रखा है clockwise, Q का एंटी clockwise, लेकिन क्लॉक और एंटी क्लॉक कहाँ से, अब सोचना पड़ेगा कि बीच में खड़ा है बंदा या साइड में लेफ्ट में खड़ा है या राइट में खड़ा है, ये चीज़ बहुत मैटर करेगी क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट की बात आ गई है। तो इसने लिखा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। P और Q से इक्विडिस्टेंट का मतलब बीच में खड़ा हुआ है वो, ये बीच में खड़ा हुआ जो आदमी है इसे P का क्लॉक लग रहा है, क्लॉक का मतलब ऐसे बना दूं, ये क्लॉक हो गया, देखिए क्लॉक आपका ऐसे होता है, ये क्लॉक यहाँ पे ऐसे बना दूं इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको Q का दिख रहा है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब ये मैं इधर से खड़े होके उधर देखूं तो एंटी क्लॉक होता है आपका ये एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक बना दूं इस तरीके से, एंटी क्लॉक बना, ये एंटी क्लॉक तो मेरा ये आ जाएगा, ये एंटी क्लॉक इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये ऐसे। अब बेटा सबसे पहले मैंने बताया था अगर एक तरफ से खड़े होके दोनों कॉइल में अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉक, तो बीच में खड़े होके एक का क्लॉक लगेगा, एक का एंटी क्लॉक लगेगा। और यही क्वेश्चन है, एक का एंटी क्लॉक, एक का क्लॉक, इसका मतलब साइड से अगर देखें तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और दोनों का डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में ही होगी। नोट करो पॉइंट को। तो बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऑब्वियसली B1 + B2 हो जाएगी। अगर यही बीच में खड़े होके बोलता कि एक क्लॉक है, दूसरा भी क्लॉक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता कि साइड से एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाती और वो 0 हो जाती, लेकिन यहाँ नहीं है। समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ,
पेशेंस से समझना होगा क्या बोल रहा हूँ, इसलिए एक बार फिर से रिवाइंड करके समझना जो मैंने समझाया था डायरेक्शन के बारे में। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे ऐड कर दो और ये लो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर भी 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है दोनों के, ईच रेडियस आर, दोनों का रेडियस भी आर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ आर, रेडियस को ए से डिनोट करते हैं, दोनों का रेडियस सेम है। और डिस्टेंस की बात करें, आर का मतलब होता है जिस पॉइंट पे निकालना है उसका सेंटर से डिस्टेंस, ये बिल्कुल बीचों बीच है, ये पूरा 2r है, यानी ये भी r होगा और ये भी r होगा, यानी डिस्टेंस दोनों के सेंटर से, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है दोनों के डिस्टेंस सेंटर से भी r1 और r2 भी r होंगे। यहाँ भी सब जगह r r r r r डालिए। करंट की बात करें तो करंट क्या लिखा था दोनों में, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P is clockwise and Q anti-clockwise as seen equidistant, two identical circular loops carrying currents, carrying यहाँ पे कर लीजिए equal current I, लिखा नहीं है पूरा कर लीजिए, दोनों में करंट भी I है, I1 प्लस I is equal to I2 is equal to I, वैल्यू डालिए अपने आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, या फिर ये ऊपर आंसर दे रखा है इससे मैच करिए कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चे? तो कंसेप्ट क्लियर, तो देखो कितनी आसानी से, ये तो मैंने समझाया तो 5 मिनट लग गए, लेकिन जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा 1 मिनट के अंदर बोले अच्छा एक तरफ से क्लॉक एक तरफ से एंटी क्लॉक दिखाई दे रहा है बीच में खड़े होने पे, बोले डायरेक्शन सेम है जल्दी से ऐड कर दो और 1 मिनट के अंदर बोर्ड के अंदर आंसर आएगा। तो स्पीड मैटर्स इन बोर्ड्स, ना कि आपकी रटंत विद्या। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी से समझ के जल्दी से आंसर करेंगे तभी बोर्ड्स में पेपर हो पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहनी है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पॉज मारिए, ये अपने आप करके देखिए, आप अपने आप करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत बच्चे से अपने आप कर लेंगे, फिर भी नहीं हो तो उसके बाद मेरी बात सुनिएगा। बोल रहे हैं शो दैट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कहाँ, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r एंड डिस्टेंस x। एक सर्कुलर कॉइल है, ये लीजिए सर्कुलर कॉइल, ठीक है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x है और रेडियस r है। रेडियस हम a से डिनोट करते थे, डिस्टेंस r से, लेकिन यहाँ इंटरचेंज हो गया, चेंज हो गया है, तो आप मेंशन ज़रूर करिए। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज स्मॉलर बाई फ्रैक्शन इतना। बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लेट इट बी डिनोटेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लेट इट बी डिनोटेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पर होगी वो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड से, क्वेश्चन का मतलब समझना जरूरी है, एक बार पढ़िए क्या बोल रहे हैं कि एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन में इट इज स्मॉलर बाय फ्रैक्शन इतना देन द फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल। कहने का मतलब ये है, पहले तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस इज स्मॉलर बाई एज कंपेयर टू, इज स्मॉलर बाई कितना, एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अगर हमें ये निकालना है कि भैया यहाँ कितनी छोटी है, यहाँ पे मान लें जैसे 6 टेस्ला है, यहाँ 10 टेस्ला है, तो कितनी छोटी है, अगर छोटी निकालनी कितनी छोटी है, 4 टेस्ला छोटी है, तो वो कैसे निकालेंगे, माइनस करके निकालेंगे, यानी कितनी छोटी है वो निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालेंगे माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस निकालेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी छोटी है, उधर 6 इधर 10, तो कितनी छोटी है, 4 टेस्ला छोटी है माइनस।
लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर नहीं निकालना है, डिफरेंस नहीं निकालना है, डिफरेंस भी हमें फ्रैक्शन में निकालना है एज कंपेयर टू सेंटर। फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस आया है प्यारे उसको फ्रैक्शन में निकालने के लिए डिवाइड कर दो। अगर हम फ्रैक्शन के टर्म्स में आंसर निकालना है बाय हाउ मच फ्रैक्शन, तो जो भी आंसर आया है बी सेंटर माइनस बी एक्सिस, इसे फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड कर दोगे किससे, जिसके टर्म्स में फ्रैक्शन निकालना है। साफ साफ लिखा है इतना स्मॉलर बाई इतना फ्रैक्शन देन फील्ड एट सेंटर, यानी सेंटर वाली जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उससे फ्रैक्शन निकालना है। तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये चीज आपको निकालनी है। क्या बात समझ पा रहे हो नहीं? और ये निकाल के प्रूफ करके दिखानी है कि कितने फ्रैक्शन से छोटी होगी, इसका आंसर ये आना चाहिए, ये हमने निकालना है। एक बार इसको ये करिए प्यारे कि यहाँ पे बी सेंटर जो लिखा है इसे दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा 1, जबकि दिस अपॉन दिस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। यही हमने निकालना है। सिंपली इसमें इसका और इसका फॉर्मूला डाल दीजिए, देखिए कैसे आएगा। 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। या ऐसा करिए कि यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस और सेंटर की अलग अलग निकाल के वैल्यू डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पे ए रेडियस और आर डिस्टेंस होता है। लेकिन रेडियस भैया ए नहीं दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है। रेडियस की जगह आर लिखो और डिस्टेंस आर नहीं दे रखा है, डिस्टेंस एक्स दे रखा है। तो ये चीज़ बच्चे यहाँ पे आप लिखोगे 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ऐसे ही अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर, सेंटर पे डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है क्या होता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। 2 पाई आई अपॉन ए, जहाँ पे ए का मतलब होता है रेडियस, जो रेडियस ए नहीं आर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए के 2 पाई आई अपॉन आर। ऐसा करने पर के से के कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया और आई से आई कट गया। ये आर ऊपर जाके आर क्यूब हो जाना है, तो ये बन गया 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सर ये कैसे सॉल्व करें, 3x स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर कैसे आ जाएगा सर? तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ। ऊपर से आर क्यूब हटाने के, ऊपर भी आर है नीचे भी आर है, ऊपर का आर हटाने के लिए क्या करो, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लो। नीचे से अगर आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट के एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसकी पावर मतलब इस पूरे में, इस पूरे की पावर 3/2 थी। इस पूरे में से अगर आपने इसके अंदर में से आर स्क्वायर बाहर लिया तो बाहर तो 3/2 रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसकी ये बीच में इनटू है और होल की पावर अगर 3/2 है तो इसका मतलब हो जाएगा इसकी भी पावर 3/2 और इसकी भी पावर 3/2। बात समझ पा रहे हो नहीं? अब कुछ लोग इस स्टेप को डायरेक्ट करेंगे, बोलेंगे सर ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ बन गया आर क्यूब, और आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो आर क्यूब से आर क्यूब कटने पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अरे ये नीचे पावर प्लस है, अगर ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, देखिए ऊपर हो जाएगी आपकी 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर -3/2, क्या हो जाएगी -3/2, नीचे प्लस ऊपर माइनस, ठीक है। अभी बच्चे यहाँ आपको क्या ध्यान में आ रहा है, क्या ध्यान में आ रहा है कि सर यहाँ कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? ध्यान है जब भी 1 प्लस समथिंग की पावर कुछ होती है तो बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं। बायनोमियल थ्योरम डायरेक्ट क्या होती है, अगर पहला टर्म 1 है तो पहली टर्म तो 1 आएगी, लेकिन दूसरी टर्म क्या आएगी, जो भी पावर में है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी -3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर। यहाँ पे हायर पावर आएंगी कई सारी, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हायर पावर्स आएंगी, अगर रेडियस बहुत छोटा है
तो उसका ये अपॉन करने पे और छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो हायर पावर्स हैं बेटा इसको हम नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि हायर पावर्स बहुत छोटी होती हैं, तो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट लिखेंगे नेगलेक्टिंग। फिजिक्स में जितना भी ऐसी हायर पावर्स आती हैं वो छोटी ही होती हैं, तो उन छोटी वैल्यूज़ को नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्टिंग, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो नेगलेक्टिंग। तो सिर्फ आपका ये बच जाएगा, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 - 1 तो कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3/2x² और देखना जरा ऊपर, यही आपको निकालना था 3x² 3/2। ये कुछ बच्चे बोले सर ये हायर पावर्स कैसे नेगलेक्ट होंगी। प्यारे ये बाइनोमियल थ्योरम है, 11th में कई बार ये समझाई गई है, जहाँ पे हमने एरर एनालिसिस पढ़ा था, 12th में भी कई बार ऐसे आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको 11th के टॉपिक्स पे जाना पड़ेगा। मैथ्स में 12th क्लास में कई बच्चों ने, जो जिनके पास मैथ्स है उन्हें पता होगा कैसे होता है, जिनके पास बायो है अगर नहीं याद आ रहा है तो 11th के टॉपिक पे जाइए, नहीं तो याद रखिए कभी भी बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो जो भी पावर, पहली टर्म 1 आएगी, दूसरी टर्म इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगी और हायर टर्म्स काट देनी है, समझ लो वो आना ही नहीं है, तो बस इतना ही इसका आंसर लिख दोगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, आगे किसी टॉपिक में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल पॉज मारिए, बढ़िया क्वेश्चन है प्यारा, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शन में आ सकता है कि फ्रैक्शन क्या होगा, इधर उधर 2/3 करके दे देंगे, 4/3 करके दे देंगे, तो आपको टिक लगाना होगा सॉल्व करके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा हिंट मैं दूंगा, थोड़ा आप अपने आप करेंगे। कह रहे हैं 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स यहाँ पे दे दिए हैं, ए कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में आई करंट है, स्मॉल आई से डिनोट किया है, ठीक है। प्लेस विद द ज्योमेट्रिक एक्सेस परपेंडिकुलर, इसकी एक्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट O। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए दोनों का रेडियस R मेंशन कर लीजिए, ईच हैविंग रेडियस कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस है ये भी x है और ये वाला डिस्टेंस ये भी x है, क्योंकि 2 कॉइल्स की वजह से निकालना है किसी एक पॉइंट पे, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक क्या करना है। दोनों की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दोनों का डायरेक्शन निकालना है और फिर रिजल्टेंट निकाल देना है। क्योंकि ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे है तो फर्स्ट की वजह से फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4π, ठीक है, 2πi। 2 बोलने में कितना अच्छा लगता है, तो मतलब याद ही नहीं करना पड़ा, एक्सेस का फॉर्मूला 2πia² 2πia² अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2, 2πia² अपॉन a² प्लस r² की पावर 3/2, ठीक है ना। यहाँ पे a से रेडियस, r से डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है कैपिटल R, तो a की जगह आ जाएगा आपका कैपिटल R, ठीक है। और R से होता है डिस्टेंस जो कि कितना दे रखा है x, तो यहाँ आ जाएगा x, और करंट कितना है I, जो स्मॉल i से डिनोट है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल i। क्योंकि बच्चे दोनों की सेम करंट, सेम रेडियस, सेम डिस्टेंस, सब कुछ चीज़ें सेम है, तो सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड भी फर्स्ट वाले के ही बराबर आ जाएगी, जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 मैग्नेटिक फील्ड तो निकालनी, अब उनके डायरेक्शन के हिसाब से रिजल्टेंट। सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन से रूल से निकालेंगे, सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, ये राइट हैंड रूल से आप निकालेंगे। क्योंकि इसमें आप देखिए किधर से देख रहे हैं, इसे साफ साफ दिख रहा है, जिधर से लाइन आ रही है ऐसे जा रही है उधर की तरफ से ही देख रहे हैं। इसमें राइट से देख रहे हैं, इसमें ऊपर से देख रहे हैं, तो चलिए राइट से देखते हैं। इसमें ऐसे करंट आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इधर से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से ऐसे किया, थंब उधर की तरफ आ रहा है, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई, O पॉइंट पे इधर की तरफ। ऐसे ही इसमें देखिए करंट ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 है, बाहर से ऐसे आ रहा है, तो फिंगर्स भी ऐसे बनाएंगे, कहाँ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की वजह से ऊपर। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में,
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जब दो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। देखने में खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन देखो कितने स्टेप में होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 2b1 स्क्वायर का अंडर रूट 2b1, और b1 आपको दे ही रखा था। ये सिंपल सा आंसर हो गया प्यारे। b1 की जगह डाल दीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर ये आपका आ गया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन प्यारे यहाँ एक चीज़ और है जो हमने मिस कर दी। हमने अपने मन से मान लिया था कि इसका रेडियस r है, ठीक है, मान लिया था रेडियस r, वो सही है, उसके हिसाब से आंसर सही है। लेकिन उसने एक शब्द यूज़ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो हमसे चूक गया। क्या शब्द था? टू स्मॉल आइडेंटिकल। स्मॉल, वो कॉइल्स बहुत छोटी छोटी हैं, तभी इतनी छोटी बनाई हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनका रेडियस r है वो बहुत छोटा है। किससे? एज कंपेयर टू x। छोटा नहीं, काफ़ी छोटा। और अगर वो काफ़ी छोटा है तो बेटा r स्क्वायर, जहाँ पे प्लस में आ रहा है, r स्क्वायर प्लस स्क्वायर में r स्क्वायर तो नेग्लेक्ट ही देंगे, r स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, जिसकी वजह से इसे सिर्फ x स्क्वायर लिखेंगे। तो अगले स्टेप में ये म्यू नॉट रूट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन, आर स्क्वायर को हटा दें तो ये बन जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 3/2 करने से ये कट गया, ये चाहो तो ये भी काट दो, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो गया। तो ये क्या बना आपका? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर है ना, और रूट 2 भी है ऊपर, अपॉन x की पावर कितनी? 3। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कुछ बच्चे बोले सर ये आर स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट किया, तो सर ऊपर वाला आर स्क्वायर क्यों नहीं हटा देते? अरे मेरे प्यारे, आर स्क्वायर को तब नेग्लेक्ट करते हैं अगर वो किसी चीज़ से ऐड हो रहा हो। आर स्क्वायर क्योंकि बहुत छोटा है एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो 50 अरब करोड़ अगर रुपए हैं, उसमें 2 रुपये बहुत छोटे माने जाएंगे। तो 2 रुपये उसमें जोड़ दो, चाहे उसमें से निकाल लो, तब भी वो अरब इंसान अरबपति ही रहेगा। इसलिए किसी चीज़ से कोई छोटी वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, सिर्फ तब ही उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में नेग्लेक्ट नहीं करोगे, सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट में ही नेग्लेक्ट किया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्यारे जल्दी से अपने आप करो। देखो कितना छोटा सा था, देखने में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन सॉल्व करने में चुटकियों में होते हैं अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो जल्दी से आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ध्यान से देखिए। क्या बोले हैं? बोले हैं ये एज शोन इन द फिगर सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ये सेल कनेक्ट किया गया है 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, ए और बी। सर्कुलर कॉइल है, कह रहे हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ करनी है, प्रूफ द मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0। एक तो ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 0 है, लेकिन क्यों 0 है वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी सेल को सर्कुलर कॉइल के किसी भी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ज्वाइन कर दो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आनी है। लेकिन यहाँ होता है एक कंफ्यूजन, क्या? समझिए। आप देखिए सेल से मान लें करंट निकल रहा है इस तरीके से, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑब्वियसली 2 पार्ट्स की वजह से होगी, एक इतने पार्ट की वजह से और एक इतने पार्ट की वजह से। अगर इतने पार्ट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो देखिए ज़रा, ऑब्वियसली यहाँ पे सर्किल है, तो सर्किल की वजह से जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ लेंगे, है ना। लेट दिस एंगल बी θ1, और इतने आर्क की वजह से जितना एंगल सबटेंड हो रहा है लेट इट बी θ2। तो दोनों की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? छोटी आर की वजह से, बड़ी आर की वजह से, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दोनों का डायरेक्शन निकालेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो प्यारे इसमें करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर्स बाहर आ रही हैं, फिंगर्स
बाहर आ रही हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई आउटवर्ड, अभी लिखूंगा आउटवर्ड। और इसकी वजह से अगर देखें करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो इसकी वजह से हो गई इनवर्स। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल तो होंगी ही होंगी, कैंसिल होंगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड माइनस करके निकालेंगे। और फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लग रहा है कि सर ये छोटा वायर है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी, इसकी वजह से बड़े वायर है तो ज़्यादा होगी, तो सर माइनस करने पर ज़ीरो कैसे हो जाएगी? यही प्रूफ करना है कि नहीं भैया ज़ीरो ही होगी। कैसे, वो अभी पता चलेगा। फिलहाल बच्चे बोले सर कभी आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे वायर को पकड़ के निकालते हो, जैसे अभी निकाला, फिंगर्स ऊपर आ रही हैं, कभी आप ऐसे करते हो कि कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे वाला ले लेते हो, दोनों से निकाल सकते हो। आप देखो अगर आप इससे निकालना चाहो, करंट ऐसे जा रहा है तो थंब बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से देखिए बाहर की तरफ, लेकिन इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर्स ऐसे कर लो, फिंगर्स ऐसे कर लो तो देखो थंब अंदर की तरफ। किसी भी रूल से आप निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड निकालें। फर्स्ट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है आर की वजह से अगर थीटा रेडियंस में है। यहाँ पे थीटा है थीटा 1, रेडियस दे नहीं रखा है, रेडियस ए मान लो, वो तो इस आर का भी रेडियस ए होगा और इस आर का भी रेडियस ए ही होगा, जो कि आपकी आई है आउटवर्ड। ठीक है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालें तो B2 आ गई है आपकी के आई थीटा अपॉन ए। यहाँ पे फर्स्ट करंट, यहाँ सेकंड करंट, सेकंड एंगल, इसमें करंट है I2, एंगल है थीटा 2 और रेडियस तो दोनों जगह सेम है, ये आई है इनवर्स। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकाल के जीरो प्रूफ करनी है वो हो गई बड़ी में से छोटी। आपको बड़ी लग रही है 1 2 वाली है तो ये लो 2 वाली ही लिख दो, 2 वाली ही लिख दो, और ये माइनस करोगे दिस माइनस दिस तो k अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे I2 थीटा 2 माइनस I1 थीटा 1। सर ये जीरो कैसे है? सर जीरो तो नहीं दिख रही है अभी, प्यारे अभी नहीं दिख रही है, दिखेगी ना, पहले थीटा तो एलिमिनेट कर दो। क्या क्वेश्चन में थीटा गिवन था? नहीं था, तो आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं छूटना चाहिए, ए के टर्म्स में नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन में ए भी गिवन नहीं है, तो आपको थीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे? ये तो हमने अपने मन से बनाया था थीटा 1 थीटा 2। इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ कंसेप्ट ये लगाओगे प्यारे कि ये जो करंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, फिर जाके मिल रहा है। ये वाला तार जो है ये ए और बी के बीच ज्वाइंट है, जबकि ये वाला तार भी ए और बी के बीच ज्वाइंट है। दोनों तार जब सेम 2 पॉइंट्स के बीच ज्वाइन होते हैं तो वो कनेक्शंस कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं प्यारे। पैरेलल में दोनों में करंट तो अलग अलग हो गया I1 I2, लेकिन क्या सेम होगा? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अरे सर जी यहाँ अब क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लगाओगे? चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लगाओगे? जी हाँ, बोर्ड में ये नहीं लिख के आता, कंपटीशन में ये नहीं लिख के आता कि ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का पूरे सिलेबस का होता है। उसमें 2 क्या 3-4 यूनिट्स के मिला के भी कंसेप्ट लगेंगे आपके, जैसे जैसे आप हायर कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 11th के भी कंसेप्ट लगेंगे उन चैप्टर्स के भी। फिलहाल दोनों का वोल्टेज सेम, तो V1 इज इक्वल टू V2, V का फॉर्मूला होता है IR दोनों तरफ लिखा, I तो I1 दे रखा, I2 दे रखा है, लेकिन रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो L अपॉन A। यहाँ लेंथ 1, यहाँ लेंथ 2, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग है लेकिन मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी कट जाएगी। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जो वायर चल रहा है उसका कितनी मोटाई है, वो भी दोनों वायर की सेम है। तो I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। अब बात आई लेंथ, लेंथ किसकी क्या होगी? ऑब्वियसली प्यारे कि यहाँ आप देख रहे हैं ज़्यादा लेंथ है, यहाँ कम लेंथ है कि नहीं है? ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखिए क्यों ज़्यादा लेंथ है, जितना ज़्यादा एंगल सबटेंड होगा उतनी ज़्यादा वायर आएगी, उतनी ज़्यादा लेंथ होगी। यानी जो भी लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? एंगल पे। लेंथ, एंगल कम है तो लेंथ भी कम होगी। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ये लो लेंथ इज इक्वल टू k थीटा अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे L1 की जगह आ जाएगा k थीटा 1, यहाँ पे L2 की जगह आ जाएगा k थीटा 2, है ना। k तो कांस्टेंट होता है, वो तो सेम ही होगा। ये k वो वाला k नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये जनरल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये आपने इस तरीके से ऐसे लिख दिया कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, लेंथ की जगह ये लिखने पर k कट गया। अरे I1 थीटा 1 इज इक्वल टू I2 थीटा 2। ओ माय गॉड, यहाँ पे दोनों सेम आ गए, विच इंप्लाइज दैट 0, हैंस प्रूफ सेम माइनस 0 आंसर आपका
हो गया। बोले सर ऐसा कैसे हो गया? सर ऊपर वाली लंबी लेंथ थी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा लेंथ थी, थीटा ज़्यादा था तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा सिर्फ थीटा पे ही थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, करंट पे भी तो करती है। जिसका एंगल ज़्यादा है उसका करंट ज़्यादा नहीं, करंट तो कम हो जाएगा ना। करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जो लंबी लेंथ है वहाँ ज़्यादा रुकावट मिलेगी उसे, तो उस वाले पार्ट में कम करंट जाएगा, जिसकी वजह से एंगल ज़्यादा तो करंट कम, एंगल कम तो करंट ज़्यादा, एंगल कम करंट ज़्यादा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? जल्दी से इसे अपने आप कर लो एक बार समझने के बाद। हम चलते हैं अगले मास्टर क्वेश्चन पे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपके आने वाले दृश्य आपका दिल दहला सकते हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले आगे का दृश्य ना देखें। जिनके पास जिगर है, पेशेंस है, वही आगे का सीन देखें, वरना स्किप कर दें। ठीक है, चलिए ओके। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही दिमाग लगाने वाला है। थोड़ा सा 12th से हायर लेवल का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कंपटीशन के हिसाब से ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। फिलहाल बात आई, कह रहे हैं ध्यान से समझना जरा, कंसिडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r। टू एक्सियल सर्कुलर कॉइल्स हैं, तो ये लीजिए सर्कुलर कॉइल्स बना लेते हैं। ये बन गई आपकी पहली कॉइल, और कोएक्सियल यानी एक्सिस कॉमन है, ये बन गई आपकी दूसरी कॉइल। ये लीजिए एक्सिस बना ली हमने दोनों की, ये एक्सिस बना ली। ठीक है भैया, ओके। कैरिंग इक्वल रेडियस दोनों का इक्वल है r, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स भी इक्वल हैं n। कैरिंग इक्वल करंट्स इन सेम डायरेक्शन, करंट भी इक्वल कैरी कर रही हैं, आई ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैपिटल R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, रेडियस भी R, डिस्टेंस भी R। शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट पे नहीं कह रहे हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मिड पॉइंट के अराउंड, ये मिड पॉइंट है इसका, लेट इट बी C, ये A मान लो, ये B मान लो, तो मिड पॉइंट के अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल इज यूनिफॉर्म ओवर अ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू R। कह रहे हैं मिड पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा डिस्टेंस है इधर उधर, जो रेडियस से बहुत कम है, छोटा सा डिस्टेंस है इसके इधर उधर, उन हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इतनी होगी 0.72 म्यू नॉट NI अपॉन R। ये हमने प्रूफ करनी है मिड पॉइंट पे नहीं, मिड पॉइंट के आसपास एक छोटे से डिस्टेंस में। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, ये छोटा सा डिस्टेंस कैसे हम लेंगे? किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, ना कि इधर से इधर। तो हम क्या करते हैं प्यारे, हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस इधर, थोड़ा सा डिस्टेंस इधर, यहाँ तो इतना बड़ा मैं बना रहा हूँ क्योंकि छोटा ज़्यादा बना दूंगा तो बोर्ड पे अच्छा नहीं दिखेगा। थोड़ा डिस्टेंस इधर उधर लेते हैं, लेट इट बी पॉइंट P, लेट इट बी पॉइंट Q, जो कि यहाँ से सेंटर से इस तरीके से D डिस्टेंस पे है, छोटा थोड़ा D डिस्टेंस इधर, D डिस्टेंस इधर। हम इन किसी भी पॉइंट पे, चाहे Q पे चाहे P पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जो उसने पूछी है। सेंटर के थोड़ा सा इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड पूछी है ना, इतनी होगी, तो वो छोटा सा डिस्टेंस D डिस्टेंस दूर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हम P पे निकालने की कोशिश करेंगे, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल एंड ड्यू टू सेकेंड कॉइल। ठीक है ना, और देखेंगे कि इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा ये बताओ C से A कितना डिस्टेंस होगा? C से A ऑब्वियसली ये पूरा R है तो C से A होगा R/2। C से B कितना डिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली R/2। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर है पूरा R का सेंटर। ठीक है, तो ये बताइए P से A तक कितना डिस्टेंस होगा? P से A तक, यहाँ से यहाँ तक R/2 है, यहाँ से यहाँ ले लें तो ऑब्वियसली R/2 प्लस D हो जाएगा, R/2 प्लस D। ऐसे ही
P से B तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस पूछूं तो कितना होगा, ये B से C तक का R था, R में से D हटा दो तो ये बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा R माइनस D/2। बोले सर काय को निकाल रहे हो, ये ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं कहाँ। फिलहाल हमें बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फर्स्ट और सेकंड कॉइल की वजह से, तो पहले फर्स्ट कॉइल की वजह से निकालें, फिर सेकंड की वजह से, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल कह दो या कॉइल ए कह दो, ठीक है, ए जिसका सेंटर है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 2 पाई आई ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। प्यारे ए का मतलब है रेडियस और रेडियस इसका है आर, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर लिखूंगा, ए स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। और स्मॉल आर का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस अगर देखें पी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं ए की वजह से, तो डिस्टेंस होगा r/2। तो यहाँ पे डायरेक्ट r की जगह लिख दे रहा हूँ कितना, r r/2 प्लस d। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? r की जगह हो गया डिस्टेंस r/2 प्लस d, और इसकी पूरे की पावर कितनी है, ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर था और इसकी पावर 3/2। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? एक टर्म रह गई, नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो इसलिए n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ऐसे ही सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले b1 निकाल लेते हैं, फिर b2 उसी को देख के निकालेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए के वैसे ही लिखा रहने दो, 2 पाई आई आर स्क्वायर एन अपॉन, इस ब्रैकेट को खोलो पहले, आर स्क्वायर तो है ही, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू दिस हो जाएगा rd, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 कितना, ये हो जाएगा, ऊपर वैसे ही लिखा रहने दे रहा हूं, 2 पाई आई आर स्क्वायर एन अपॉन 5, पावर रह गई प्यारे 3/2, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर अपॉन 4। क्योंकि बेटा d बहुत छोटा है, उसने कहा था साफ साफ ओवर अ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू r, d छोटा है r से, छोटा नहीं बहुत छोटा है, तो d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। यानी एक मिनट गलत बोल दिया, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, डी स्क्वायर बहुत, डी छोटा है बहुत, तो जो डी स्क्वायर है वो बाकियों के कंपैरिजन में और छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर इसे नेग्लेक्ट कर दें तो ये बन गया प्लस आर डी की पावर, ये कितना 3/2। अच्छा, और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाइनोमियल थ्योरम तभी लगती है जब यहाँ पे 1 प्लस समथिंग हो। तो ये 1 करने के लिए यहाँ से ये पूरी चीज़ अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा k 2 पाई आई आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 5r स्क्वायर अपॉन 4, बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आर डी अपॉन 5 आर स्क्वायर अपॉन 4। ऑब्वियसली प्यारे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कट जाएगा, तभी आर डी बचेगा, इसलिए जो बाहर निकाला है वो डिवाइड में कर दिया। होल की पावर 3/2 है तो इसकी भी पावर 3/2 और इसकी भी पावर 3/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हम अलग लिख लेते हैं, k 2 पाई आई आर स्क्वायर एन अपॉन, ये बेटा 5 स्क्वायर की पावर 3/2 जो है, इसका मतलब होता है कि पावर 3 है, फिर उसका अंडर रूट है। अगर इसकी पावर 3 करें तो ये बन जाएगा 125, आर स्क्वायर की पावर 3, आर की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 3, यानी 4 4 16, 4 64, और पावर कितनी क्यूब तो कर दी, बच गई 2, 1/2 ऐसी रहने दे। अब इसको करें प्यारे, ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसे ऊपर ले जाएं, नीचे पावर 3/2 है तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 1 प्लस आर डी
अच्छा ये कट भी तो जाएगा, ऐसे काट भी तो दो, ये यहाँ से कट गया, चलो पहले नीचे ही लिख दे रहा हूँ, क्या बचा आपका 1 प्लस ये 4 ऊपर जाएगा 4d/5r, 4d/5r की पावर 3/2। ठीक है, इसको हम अब ऊपर ले जाएंगे ये सॉल्व करने के साथ साथ 2πir² n अपॉन, अब इसका करना है अंडर रूट 125 का अंडर रूट क्या होगा 5 × 5 × 5 होता है प्यारे, तो अंडर रूट हो जाएगा 5√2। ठीक है, और r की पावर 6 का अंडर रूट हो जाएगा r की पावर 3। ठीक है, और फिर ये 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8। ठीक है, और ये पूरी टर्म ऊपर जाके पार हो जाएगी 1 + 4d/5r की पावर -3/2। ठीक है, अभी इसकी ये 8 ऊपर ले जाएं, ये r² से ये कट गया, नीचे सिर्फ एक r बचा, 8 ऊपर गया तो ये 8 हो गया 16, k × 16 πin/5√2 और r। देखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है, क्या आ रहा है सर, लेकिन भरोसा रखिए बहुत इजी आगे होने वाला है, ये भी इजी ही है, इजी, हाँ इजी। ये देखिए, ये यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म जो भी पावर है वो बाहर आएगी, तो ये माइनस हो गया 3/2 और 4d/5r, और आगे वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट किया जाता है ऐसा करने से, ये यहाँ पे कट गया आपका 2 × 1 = 2 × 2 = तो ये हो गया आपका 6d/5r। यहाँ पे ये इसका एलसीएम शेलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका k × 16 πin/5√2r। ये आप चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो 1 - 6d/5r, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो प्यारे। जैसे ये b1 आया, ये b1 आया, ये b1 आपका सॉरी प्लस था यहाँ पे प्लस, लेकिन हाँ पार ऊपर जाके माइनस हो गई थी तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये जैसे आपका आंसर ये आया बेटा, सिमिलरली आप अब b2 निकालिए। जैसे ये b1 निकाला, पॉइंट P पे फर्स्ट वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब पॉइंट P पे सेकंड वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, पूरा निकालिए। रायता फैलाएंगे? नहीं, रायता नहीं फैलाना, डायरेक्ट करना। क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सेकेंड कॉइल की वजह से आप डायरेक्ट लिख दो प्यारे। जैसे ये आंसर यहाँ आया है वहाँ पर भी वही आएगा, बस क्या डिफरेंस होगा वो देखो। in 5√2r 1 - 6d/5r था प्यारे। यहाँ आप देखिए ये वाला डिस्टेंस फर्स्ट वाली से r/2 + d था, यहाँ r माइनस है, तो फर्क ये होगा जहाँ जहाँ प्लस आ रहा था ये प्लस, वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें वही होंगी, इसलिए पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये B1 आ गया, ये B2 आ गया। अब वो साफ साफ बोले थे करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तो आपको बताया था सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आएंगी। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों फील्ड्स ऐड अप हो जाएंगी, और प्यारे जब दोनों को ऐड अप करोगे तो ये बाहर वाली चीज़ तो कॉमन आ जाएगी। तो बाहर वाली चीज़ 16 क्या है बाहर, 16 कहाँ चला गया, ये 16 k भी है, k × 16 πin/5√2r तो बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में दोनों को जब प्लस करोगे तो -6d/r + 6d/r कैंसिल हो जाएंगे, और 1 + 1 2 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो, k की फॉर्मूला डालो, μ0/4 पाई काटो और रूट वे सब काटो, और देखोगे आप आंसर, ये अपने आप चेक करो कि 0.72 μ0 ni/r आ रहा है या नहीं। देखिए k की जगह जब आप μ0/4 रखेंगे, μ0/4 तो पाई से पाई कट गया, 4 × 1 = 4, 4 सा कट गया, μ0 ni/r तो वैसे ही रखो, बाकी जो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई करके देखो 0.72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखा, देखने में मुश्किल था, स्टार्ट करने में मुश्किल था, बट प्यारे दिमाग लगाओ, बहुत ही आसानी से आपने आखिरी में जाके डायरेक्ट निकाल दिया। विश्वास रखना है, और विश्वास तब होगा जब आप खुद करेंगे, और खुद तब कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्यारे पॉज करके अपने आप पूरा करिए, तभी आगे बढ़िएगा। और इसके बाद आ रहा है आपका आज का क्विज का क्वेश्चन।
क्या है क्विज का क्वेश्चन, ये आपके सामने डायग्राम पीछे से उजागर होता हुआ बोले हैं, कुछ भी नहीं बोले, डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा लग रहा है डायग्राम देखने में, ये तार आ रहा है ऐसे चला गया, ये तार आ रहा है ऐसे चला गया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, ये इधर से इनफाइनाइट है, ये इधर से इनफाइनाइट है, ठीक है। इक्वल करंट I 90 डिग्री फॉलोज अ 90 डिग्री आर्क, ये यहाँ से यहाँ तक की ये 90 डिग्री की आर्क है, इसकी भी और इसकी भी। कह रहे हैं कि रेडियस R है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। जल्दी से निकालिए, सॉल्व करिए अभी के अभी, तभी छोड़ के जाइएगा। और जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जल्दी से बताइए प्यारे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराए हैं। इसकी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसकी असाइनमेंट। बहुत ही प्यारे प्यारे कर्रे क्वेश्चन छाट के आए हैं वहाँ पे। करिए सॉल्व, मेहनत करिए। इसके बाद प्यारे हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर एम्पियर सर्किटल लॉ वगैरह आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिलहाल जो क्वेश्चन कराए उसकी प्रैक्टिस करिए, मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।